तो स्टूडेंट्स, अब तक हम लोग पढ़ चुके थे जो प्राइमरी रूल्स हैं उसमें 5 रूल। अब हम छठा प्राइमरी रूल पढ़ेंगे जिसका नाम है एडजस्टम जेनरिस। जब हम शब्द एडजस्टम जेनरिस की बात करते हैं तो एडजस्टम जेनरिस शब्द का मतलब होता है काइंड और कैटेगरी। जब हम देखते हैं कई बार कि एक लिस्ट होती है और लिस्ट के आखिर में एक जनरल वर्ड जुड़ा होता है, जैसे एटसेट्रा, जैसे लाइक अदर्स, तो ऐसे केस में एडजस्टम जेनरिस का नियम तो यही कहता है कि यदि कहीं पर एक एन्यूमरेशन है, एक लिस्ट है जिसमें कुछ विशेष तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है तथा उसके अंत में एक जनरल वर्ड भी इस्तेमाल हुआ है, तो उस जनरल वर्ड में केवल हम उस कैटेगरी के शब्द ही डाल सकते हैं जिस कैटेगरी के शब्द इस जनरल वर्ड से पहले स्पेसिफाई किए गए हैं। और इसी नियम को एडजस्टम जेनरिस का नियम कहते हैं, यानी कि दैट बिलोंग टू सेम काइंड ऑफ स्पीशीज। यहां पर भी इसी बात को समझाया गया कि यदि कहीं पर लिखा है डॉग, कैट, काउस, बुफेलोज एंड अदर एनिमल्स, तो अदर एनिमल्स की कैटेगरी में आप लायन और टाइगर को शामिल नहीं करते क्योंकि ये वाइल्ड एनिमल्स हैं, जबकि जो शब्द पहले दर्शाए गए हैं वे सब डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। इसलिए अदर एनिमल्स की कैटेगरी में डोमेस्टिक एनिमल्स वाली चीजें ही आ सकती हैं, उससे अलग नहीं आ सकता। अदर एनिमल्स में पैरेट भी नहीं आ सकता क्योंकि वो बर्ड है और ये सब 4 लेग्स एनिमल है। तो इसीलिए यदि पहले कुछ स्पेसिफिक वर्ड दिए गए हों और उनके बाद में एक जनरल वर्ड दिया गया हो, तो इस जनरल वर्ड में केवल स्पेसिफिक वर्ड जो हैं उनकी कैटेगरी वाली चीजें ही आ सकती हैं, यानी कि ये लार्जर जीनस कवर करता है। तो इसीलिए लिखा है द टर्म एडजस्टम जेनरिस मीन्स ऑफ द सेम काइंड और स्पीशीज। दिस रूल सिंपली स्टेट, जहां पर एक लिस्ट है एन्यूमरेट्स जनरल वर्ड, फिर है बाद में स्पेसिफिक वर्ड्स के, तो उस जनरल वर्ड को अंडरस्टूड या कंस्ट्रू किया जा सकता है उन्हीं संबंध में जो शब्द उन्हें प्रोसीड करते हैं। जो जनरल वर्ड सेम काइंड ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स को शो करते हैं उन्हें इंक्लूड करते हैं जब तक कि लॉ में कोई और वाइडर सेंस ही शामिल ना की जाए। इसीलिए एडजस्टम जेनरिस के नियम का मतलब है कि where specific words are used and after those specific words some general words are used, the general words would take their color from the specific word used earlier. Where an act permits keeping of dogs, cats, cows, buffaloes and other animal, the other animal expression would not include wild animal like lion and tiger, but it will only include domestic animals like horse, etc. पर कभी कभी जो लिस्ट दी गई होती है वो पूरी की पूरी कैटेगरी को ही कवर कर चुकी होती है, तो फिर ऐसे केस में यदि उसके आगे भी जनरल वर्ड लिखा है तो इसका मतलब सेंस वाइडर है। लिखा है इफ पर्टिकुलर वर्ड यूज्ड एग्जॉस्ट द होल जीनस और कैटेगरी देन जनरल वर्ड आर टू बी कंस्ट्रूड एज कवरिंग अ लार्जर जीनस। उदाहरण के तौर पर जैसे कि हम आईज के रेस्पेक्ट में इस्तेमाल करते हैं स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स और कॉन्टैक्ट लेंसेज, तो यदि कहीं पर लिखा है स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, कॉन्टैक्ट लेंसेज एटसेट्रा, तो फिर ऐसे केस में नजरों के चश्मे, शेड्स, गॉगल्स और कॉन्टैक्ट लेंस के अलावा तो कुछ होता ही नहीं है। पर यहाँ एटसेट्रा शब्द एक वाइडर सेंस दर्शा रहा है जिसका मतलब ऑप्टिकल चीजों से है, और फिर उस कैटेगरी में बाइनोकुलर्स और टेलीस्कोप इत्यादि भी शामिल कर सकते हैं। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि लॉ में बाकी और चीजें क्या लिखी हैं। पर यदि मात्र इतना देखें तो इन 3 शब्दों ने पूरा जीनस कवर कर लिया था। उसके बाद पॉइंट आता है कि हमें ये बात भी नोट करने वाली चाहिए कि जो एडजस्टम जेनरिस का प्रिंसिपल है वो अप्लाई होता है जहां पर स्पेसिफिक वर्ड सारे सेम नेचर के हों, क्योंकि यदि अलग अलग कैटेगरी के शब्द एक लिस्ट में दिए गए हैं तो फिर ऐसे केस में जो उनके बाद में जनरल वर्ड दिया होगा वो ऐसे केस में वाइडर सेंस वाला होगा। हालांकि लेगा तो वो अपना कलर स्पेसिफिक वर्ड से ही, पर उसका मीनिंग थोड़ा वाइडर हो सकता है क्योंकि उसकी जो पहली कैटेगरी है वो खुद एक
वाइड स्कोप को कवर किए हुए हैं। तो इसीलिए लिखा है वी मस्ट नोट however the general principles of adjustum generis apply where the specific words are all the same nature. When they are of different categories, then the meaning of the general word following the specific word remain unaffected. Those general words then would not take their color from specific words. फिर ऐसे केस में वाइडर मीनिंग होगा और जो अर्लियर कैटेगरी है वो उससे अपना सारा कलर नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि वो खुद ही मिक्सचर कैटेगरी का है। तो इस बात को भी हमें साथ में ध्यान में रखना होगा कि उस जनरल वर्ड में हम शामिल तो कर सकते हैं उनसे मिलती जुलती चीजें, पर बिल्कुल वैसी की ही डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो खुद ही पहले से डाइवर्सिफाइड है। ये हमारे प्राइमरी रूल थे जो स्टैट्यूट्स के थे, जिसमें से लास्ट था हमारा एडजस्टम जेनरिस। यहाँ पे एक डायग्राम भी शो किया गया है जो इस बात को दर्शाता है कि एडजस्टम जेनरिस कब लगता है। एडजस्टम जेनरिस तब लगता है जब स्टैट्यूट के अंदर एक लिस्ट हो स्पेसिफिक वर्ड्स की, अपने आप में वो एक क्लास या कैटेगरी हो जो लिस्ट है, उस एक ही लिस्ट में सारी चीजें कवर होकर उस कैटेगरी को एग्जॉस्ट ना करती हो। जो जनरल टर्म है वो एन्यूमरेशन के बाद हो और ऐसा नजर ना आ रहा हो कि लॉ की कुछ और इंटेंशन है। यदि ऐसा है, ये सब बातें हैं, तो फिर एडजस्टम जेनरिस का नियम लागू हो जाता है। तो सबसे पहले तो लगते हैं प्राइमरी रूल्स, उसके बाद आती हैं सेकेंडरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन की बारी। जब यूसेज या प्रैक्टिस रिसीव करता है जुडिशियल या लेजिस्लेटिव अप्रूवल तो उसे कुछ एडिशनल वेट मिलता है। यहां पर इस संबंध में हमें दो महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है, लैटिन सिद्धांत, उन पर ध्यान देना चाहिए। एक तो है ऑप्टिमल लेगम इंटर प्रेस एस्ट कॉन्स्टिट्यूडे, यानी कि कस्टम इज द बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ द लॉ, और दूसरा है कंटेम्परेनिया एक्सपोजियो एस्ट ऑप्टिमा एट फोर्टिसिम लेगे। द बेस्ट वे टू इंटरप्रेट अ डॉक्यूमेंट इज टू रीड इट as it would have been read when made. Therefore, the best interpretation or construction of the statute or other document is that which had been made by the contemporary authority. तो यानी कि जब हम सेकेंडरी रूल्स की बात करते हैं तो सेकेंडरी रूल्स में ये दोनों नियम बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पहला, ऑप्टिमा लेगम इंटरप्रेस एस्ट कॉन्स्टिट्यूड, यानी कि कस्टम जैसा चलता आ रहा है, रीति रिवाज, वे ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, हमें उन्हें ही देखना चाहिए। और दूसरा कंटेम्पोरेरी एक्सपोजियो, जो ये कहता है कि बेस्ट इंटरप्रेटर जो है, बेस्ट कंस्ट्रक्शन जो है, वो कंटेम्परेरी अथॉरिटी के हिसाब से होती है, यानी कि जब लॉ बना तब देखो उसे क्या माना गया और कौन सी रेमेडी को दूर करने के लिए उसे बनाया गया, फिर देखो उसका अर्थ क्या निकलना चाहिए। उदाहरण के तौर पर लिखा है, documents issued by government simultaneously with the notification under section 16 of SECRA were used as contemporaneous exposure of the notification. इसका मतलब ये हुआ कि जो डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट इशू करती है नोटिफिकेशन के साथ, तो नोटिफिकेशन को हमें इस बात को ध्यान में रखते हुए पढ़ना चाहिए हमेशा कि डॉक्यूमेंट क्या कहते हैं और डॉक्यूमेंट्स को इंटरप्रेट करना चाहिए नोटिफिकेशन के अनुसार। ऐसा इंटरप्रेटर कंटेम्पोरेरी एक्सपोजियो का इंटरप्रिटेशन कहलाता है। दूसरी बात आती है कि किसी भी शब्द को जो अर्थ देना चाहिए वो आसपास के जो शब्द हैं उन्हें, एसोसिएटेड वर्ड्स को देखकर देना चाहिए, बिकॉज एनी वर्ड रिसीव्स इट्स कलर फ्रॉम द अकम्पनिंग वर्ड्स। और इस सिद्धांत को हम नॉसिटर सॉसेस के नाम से जानते हैं। जब दो शब्द या एक्सप्रेशन आपस में जुड़े हुए होते हैं, when two words or expressions are coupled together, one of which generally excludes the other, so obviously the more general term is used in the meaning excluding the specific one. On the other hand, there is the concept of nocitera sources, that is to say meaning of the word is to be judged by the accompany it keeps. यानी कि जब हम नॉसिटेरा सोर्सेस को समझते हैं तो नॉसिटेरा सोर्सेस को तो हमें इस तरह समझना चाहिए कि किसी भी शब्द को अपना जो अर्थ निकलता है, मिलता है, वो आसपास के शब्दों से ही मिलता है, जिसका हमने पहले भी उदाहरण लिया था। जैसे एक जगह लिखा है प्लांट एंड मशीनरी और एक जगह लिखा है प्लांट एंड ट्रीज, तो दोनों जगहों पर कॉमन शब्द इस्तेमाल हुआ है प्लांट,
लेकिन एक जगह प्लांट का मशीनरी से मतलब है तो एक जगह प्लांट का मतलब पेड़ पौधों से है। तो जब तक सेपरेट ही मीनिंग ना हो कुछ किसी शब्द का, अलग से ही लॉ में इंटेंशन अलग ना हो, तब तक हर शब्द का मतलब उसके आसपास के शब्दों को देखकर ही निकालना चाहिए। जैसे कि कहीं पर लिखा है एक्सप्रेशन, उदाहरण के तौर पर, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट मींस एस्टैब्लिशमेंट विच कैरीज ऑन बिजनेस ट्रेड प्रोफेशन। तो यदि कहीं लिखा है कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट मींस एस्टैब्लिशमेंट विच कैरीज ऑन एनी बिजनेस ट्रेड और प्रोफेशन, तो जो टर्म प्रोफेशन है, यहां पर प्रोफेशन एसोसिएटेड वर्ड्स बिजनेस और ट्रेड से समझना चाहिए। इसीलिए यदि किसी किसी कंपनी में, किसी फर्म में, किसी स्कूल में उन्होंने अपनी प्राइवेट डिस्पेंसरी खोल रखी है, तो ऐसे केस में प्राइवेट डिस्पेंसरी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट की कैटेगरी में नहीं आ जाएगी। चाहे स्कूल भले ही कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हो, पर उसके अंदर खुली प्राइवेट डिस्पेंसरी प्राइवेट है स्कूल की, और उसका उद्देश्य मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। इसीलिए यदि कहीं पर एक्सप्रेशन है कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, तो ऐसे एस्टेब्लिशमेंट वे एस्टेब्लिशमेंट हैं जो बिजनेस करते हैं, ट्रेड प्रोफेशन करते हैं, और प्रोफेशन का मतलब यहाँ व्यापार वाले प्रोफेशन से है जिसका उद्देश्य पैसा कमाना होता है। लेकिन यदि हम स्कूल में लिखा है कि भाई हमारे पास अपनी प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है, तो वो डिस्पेंसरी का मोटिव पैसा कमाना नहीं है, इसीलिए वहां डिस्पेंसरी प्रोफेशन की कैटेगरी में नहीं शामिल होगी। ये प्रभाव है एसोसिएटेड वर्ड्स का या नॉसिटेयर सोर्सेस का। फिर इस चैप्टर में एक पार्ट दिया जाता है जिसमें लिखा है इंटरनल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। ये जो इंटरनल एड्स हैं, इंटरनल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, ये एक्चुअली वो सहायक हैं जो लॉ को पढ़ने में हमें हेल्प करते हैं और खुद लॉ का पार्ट है। जैसे कि शब्द लिखा है लॉन्ग टाइटल। जब हम लॉन्ग टाइटल शब्द की बात करते हैं, तो जब लॉ हम पढ़ते हैं तो ऐसे केस में हम देखते हैं उसके दो हिस्से होते हैं, एक शॉर्ट टाइटल, एक लॉन्ग टाइटल। जो शॉर्ट टाइटल है वो तो केवल और केवल एक्ट को आइडेंटिफाई करता है, कन्वीनियंस में चूज करने के लिए हेल्प करता है। हालांकि लॉन्ग टाइटल तो उसे पूरा डिस्क्राइब करता है, इनेक्टमेंट को, मात्र उसे पहचानने में हेल्प नहीं करता। लॉन्ग टाइटल उसे डिस्क्राइब भी करता है। शॉर्ट टाइटल तो एक्चुअली नाम है, पहचानने में हेल्प करता है। लॉन्ग टाइटल तो डिस्क्रिप्शन है। ये बात पक्की है, इट इज नाउ सेटल्ड। ये बात पक्की है कि लॉन्ग टाइटल एक्ट का पार्ट माना जाता है। इसीलिए हम उसे कभी कभी एक्ट का ऑब्जेक्ट, स्कोप और पर्पस जानने में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। इसीलिए लॉन्ग टाइटल को कंस्ट्रक्शन का टूल माना गया है। उदाहरण यदि हम देखें तो जो फुल टाइटल है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स प्रैक्टिस इन हाई कोर्ट एक्ट 1951 का, वो ये स्पेसिफाई करता है कि ये एक एक्ट है जो ऑथराइज करता है एडवोकेट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट को कि वे प्रैक्टिस कर सकें। उनका अधिकार है हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने का। इसीलिए जो टाइटल है स्टैट्यूट का वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्ट का। उसे हम रेफर कर सकते हैं ये जानने के लिए कि जनरल स्कोप क्या है, और ये बात लाइट थ्रो करता है जब उसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। हालांकि वो क्लियर मीनिंग जो अंदर बातें लिखी हैं उसे ओवरराइड नहीं कर सकता, पर फिर भी इसकी हेल्प से, जो लॉन्ग टाइटल है, लॉन्ग टाइटल की हेल्प से हम इंटेंशन जानने का प्रयास तो कर ही सकते हैं। जो दूसरा पार्ट है वो प्रीएम्बल है। प्रीएम्बल बिल्कुल ऐसे है जैसे कि किसी किताब में प्रीफेस। जो प्रीएम्बल है वो एक्सप्रेस करता है किसी एक्ट का स्कोप, ऑब्जेक्ट और पर्पस। ये हाँ थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली लॉन्ग टाइटल के मुकाबले चीज को समझाने का प्रयास करता है। प्रीएम्बल रिसाइट करता है आधार और कॉज बताता है कि ये स्टैट्यूट क्यों बना, क्या इवल थी जो ऐसे केस में इस एक्ट के आने से रेमेडी हुई। जैसे कि लॉन्ग टाइटल, वैसे ही प्रीएम्बल जो स्टैट्यूट का है वो भी इनेक्टमेंट का पार्ट है और उसे समझने में हेल्प कर सकता है। लेकिन जो प्रीएम्बल है वो कभी अंदर लिखे बातों को ओवरराइड नहीं कर सकता। उदाहरण के तौर पर यदि वर्ड या फ्रेज के एक से ज्यादा मीनिंग निकल रहे हैं और कोई डाउट आ रहा है इन दोनों मीनिंग में, तो प्रीएम्बल को रेफर तो कर सकते हैं हम प्रॉपर कंस्ट्रक्शन के लिए, पर अंदर लिखी बातों को वो कभी ओवरराइड नहीं कर सकता। प्रीएम्बल डिस्क्लोज करता है प्राइमरी इंटेंशन लेजिस्लेचर की,
लेकिन इस